वो अराकोए के हवाले से कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। वो ये भी नहीं पूछ रहा था कि अगर मुजस्समा वाकई मिल चुका है तो कब्र कैसे मिला। वो यकीनन दिल ही दिल में हमारे लालच को भी कोस रहा था। इमरान ने उसे बताया, इब्रार साहब, सच्ची बात तो यह है कि हम आपकी तरह नवादरात के दीवाने नहीं हैं। अराकोए में हमारी दिलचस्पी की वजह कुछ और है। अब यूं समझे कि हमारी एक बहुत करीबी अजीजा एक बड़े इंडियन बदमाश के हबस बेजा में है। इसे छुड़ाने का हमारे पास बस एक ही रास्ता है, हम किसी तरह अराकोए तक पहुंच जाएं। उसके लिए मैं कुछ नहीं जानता। उसने तेजी से बात काटी। तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी, बहुत ज्यादा मेहरबानी होगी। मुझसे इस बारे में बात न करो, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। उसके पूरे जिस्म पर लर्जा सा तारी होने लगा था। मैंने इमरान को इशारा किया, मतलब यही था कि फिलहाल हम ये मौजू ना छेड़ें। ग़ालिबन इमरान भी इसी नतीजे पर पहुंचा था। हमने मौजू बदल दिया। टीवी और अखबारात में गोल्डन बिल्डिंग के हवाले से काफी कुछ आ रहा था। ये बात बार बार दोहराई जा रही थी कि वहां 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ है। ये कोई नहीं कह रहा था कि फकत 2 बंदे वहां घुसे थे और उन्होंने गोल्डन बिल्डिंग की ऐसी की तैसी कर दी थी। गोल्डन बिल्डिंग में फिल्म और आर्ट के पर्दे के पीछे जो धंधा हो रहा था, इस पर भी खुलकर बात की जा रही थी। जर्नलिस्ट उसे बड़े वसूख से फहाशी का अड्डा करार दे रहे थे। सारू यानी सिराज और तिवारी की मौत को भी खबरों में हाईलाइट किया गया था। खबरों और तबसरों में यह बात भी वजाहत से कही जा रही थी कि गोल्डन बिल्डिंग वाले फिल्म टीवी की मशहूर अदाकाराओं के हमशक्ल चेहरे ढूंढते थे, फिर इन चेहरों को मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल किया जाता था। इनमें से एक तरीका यह भी था कि आयाश उमारा को खतीर रकूम के एवज इन सेलिब्रिटीज की जाली कुर्बत फराम की जाती थी और अक्सर केसों में यह ड्रामा कामयाब रहता था। इमरान चाहता था कि तीनों पाकिस्तानी लड़कियों को पाकिस्तानी एम्बेसी के जरिए पाकिस्तान वापस भेज दिया जाए। इसके लिए उसने जिलानी और उसके मकामी दोस्त नसीर अहमद को जरूरी हदायत दी और उनसे कहा कि वो इस सिलसिले में मालूमात हासिल करें। बहरहाल ये काम फौरी तौर पर मुमकिन नहीं था। ये तीनों लड़कियां हमें देख चुकी थी और यह भी जान चुकी थी कि गोल्डन बिल्डिंग का बेड़ा गर्क हमने किया है। जब तक हम अराकोए की बाजियाबी और सरवत की रहाई का काम मुकम्मल न कर लेते, इन लड़कियों को सामने नहीं लाया जा सकता था। ऐश्वर्या राय अपने हालात और फैसलों पर बड़ी नादम थी। वो जल्द अज जल्द पाकिस्तान वापस पहुंचना चाहती थी। ऐश्वर्या राय को भी राजा की मौत का इल्म हो चुका था और वो इस पर कुछ अफसुर्दा भी थी। उसे मालूम था कि राजा एक बार उसकी कुर्बत हासिल करने के बाद बार बार इसके करीब आने का ख्वाहिशमंद था, मगर अपनी कई दूसरी ख्वाहिशों की तरह वो ये ख्वाहिश भी लेकर मिट्टी के नीचे चला गया था। ऐश्वर्या का दिल नायिका शारबा की तरफ से भी बहुत खट्टा था। उसने हमसे मुखातिब होते हुए कहा, आपने एक बड़ा काम किया मगर एक छोटा काम अब भी बाकी है। वो क्या? शारबा भाई, वो बहुत खबीस औरत है, शरीफ लड़कियों को अपने चुंगल में फंसाती है, इनको बर्बाद करके उसे खुशी होती है। अब तो वो कहीं छुप छुपा गई होगी और हो सकता है कई महीनों के लिए कहीं नजर ही ना आए, मगर वो बड़ी ठीठ है। जब मामले ठंडे पड़ जाएंगे तो फिर किसी बला की तरह निकल पड़ेगी। कोई बात नहीं, निमट लेंगे उससे भी और अच्छी तरह निमटेंगे, इमरान ने कहा। हमने स्वीटी और ऐश्वर्या राय और दोनों लड़कियों को पूरी तसल्ली दी कि वो जब तक यहाँ रहेंगी पूरी हिफाजत और आराम के साथ रहेंगी, लेकिन शर्त यही है कि वो यहाँ अपनी मौजूदगी को मुकम्मल तौर पर राज में रखें। प्लान के मुताबिक अब हमें रत्नागिरी जाना था और इलाके के पकौड़ाओं का जायजा लेना था, मगर इब्रार सदीकी का मिल जाना भी एक बड़ी मुस्बत पेशरफ थी। वो अभी कुछ बता नहीं रहा था, लेकिन उम्मीद थी कि हम कोशिश करते रहे तो किसी हद तक अपनी जुबान जरूर खोलेगा। उसकी बातों से आया था कि वो इन लोगों के बारे में बहुत कुछ जानता है, जिसके पीछे पाकिस्तान पहुंचे और फिर इसे वहां से उठाकर यहाँ इंडिया लाए। वो बार बार इनकी बेपनाह खतरनाकी का जिक्र करता था और ये भी बताता था कि चंद माह पहले वो इसे किसी रूहानी अमल से गुजारने के लिए यहाँ इंडिया में लेकर आए थे। जब से हम जावा से रुखसत हुए थे, इससे हमारा राब्ता नहीं हुआ था और हम करना भी नहीं चाहते थे। जावा से टेलीफोनिक राब्ते में खतरात मौजूद थे। एन मुमकिन था कि मोबाइल कॉल की सूरत में हमारी लोकेशन ढूंढ ली जाती। यही वजह थी कि कल मैडम सफूरा से बात करने के बाद हम दोनों ने अपने सेल फोन बंद कर दिए थे। इब्रार सदीकी के हवाले से भी हमारे ज़हनों में शकूक मौजूद थे। मैंने कहा, इमरान, हमें इब्रार का ध्यान रखना होगा, ये गायब भी हो सकता है। अभी तो खैर ये बहुत डरा हुआ है, यहाँ से निकलने का सोच भी नहीं सकता। बहरहाल मैं किसी की ड्यूटी लगाता हूँ। अगले रोज़ हमने इब्रार को अच्छा माहौल फराहम किया और उसे फिर बातचीत शुरू कर दी। इमरान की जुबान दानी ने काम दिखाया। वह बड़ी महारत से इब्रार को शीशे में उतारता चला गया। इब्रार पहले तो अराकोए के हवाले से बात ही नहीं करता था, मगर अब वो थोड़ा बहुत कहने और सुनने लगा। बहरहाल उसका खौफ अपनी जगह बरकरार था। गुफ्तगू के दौरान में इब्रार सदीकी ने दवारी पकोड़ा का नाम लिया। ये क्या जगह है? इमरान ने पूछा। इब्रार सदीकी चंद सेकंड चुप रहने के बाद कमजोर आवाज में बोला, मेरा ख्याल है कि यही वो जगह है जहां वो लोग मुझे ले जाना चाह रहे थे। अगर इस रात कंटेनर ना उलटता तो यकीनन मैं वहां पहुंच चुका होता और लगता तो यही है।
कि अब तक खत्म भी हो चुका होता। ये दवारी पकोड़ा है कहाँ? इमरान ने पूछा। ठीक से तो पता नहीं, लेकिन जो कुछ मेरे कानों तक पहुंचा इससे यही अंदाजा होता है कि ये रत्नागिरी या उसके आसपास का कोई बुद्ध मंदिर है। समंदर के किनारे बिल्कुल वीरान इलाके में है। रत्नागिरी के नाम पर मैं और इमरान दोनों चौंके। बहरहाल हमने अपने तासुरात इब्रार सदीकी पर जाहिर नहीं होने दिए। आपका क्या ख्याल है, वो लोग आपको वहां क्यों ले जा रहे थे? मैंने पूछा। इब्रार ने एक झुरझुरी से ली और बोला, मैं जो भी बुरे से बुरा ख्याल कर सकूं वो शायद ठीक ही होगा। वो बहुत बेरहम लोग हैं। अब तो उन्होंने मेरे जिस्म पर जलने के निशान तो देखे ही होंगे। यूं समझे कि वो इससे कहीं आगे तक जा सकते हैं, जिंदा बंदे की खाल कह सकते हैं। इसके सामने इसके हाथ पांव के छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं। कहने को तो वो बुद्ध भिक्षु हैं, लेकिन भिक्षुओं वाली कोई बात इनमें नहीं है, या फिर शायद उन्होंने भिक्षुओं का रूप धार रखा है। इब्रार सदीकी के चेहरे पर एक बार फिर बेपनाह खौफ के साए उमड़ आए। वो ये बात अच्छी तरह जान चुका था कि हम अराक कोए की तलाश में है। हमारे इरादे उसे दिलो जान से दहला रहे थे। ये सोच उसके लिए सुहाने रूह थी कि अराक कोए को ढूंढा जाए। वो इस मामले में बात करते हुए भी डरता था कि कहीं उसका कहा हुआ कोई लफ्ज़ है इसके लिए मुसीबत न बन जाए। वो रूहान सी आवाज़ बोला, मेरे दोस्तों, मैं इस मामले से बिल्कुल अलग थलग हो चुका हूँ। मैं तुम्हारे हाथों मरना पसंद कर लूंगा, लेकिन ये पसंद नहीं करूंगा कि तुम इस मुसीबत में मुझे फिर से घसीटो। बल्कि मेरा हमदर्दाना मशवरा तुम्हें और सफूरा को भी यही है कि आग और मौत के इस खेल को भूल जाओ। वो जुनूनी लोग हैं, उन्होंने मुजस्मे के लिए अपनी जानें हथेली पर रखी हुई हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं। इमरान ने नर्म लहजे में कहा, इब्रार भाई, हम जानते हैं आपने इस सिलसिले में बहुत तकलीफ सही है। हम आपको मजीद मुसीबत में डालने का सोच भी नहीं सकते, लेकिन आप इतना तो कर सकते हैं कि हमें इन हालात के बारे में बताएं जिनसे आप गुजरे हैं। इन लोगों के बारे में कुछ मालूम हो जिनसे आपका वास्ता पड़ा। इब्रार सदीकी की बातों से यही मालूम हुआ कि इनमें से कुछ भिक्षु लगते थे और कुछ कट्टर किस्म के हिंदू थे। इनके साथ कुछ मकामी लोग भी थे। ये मकामी भी खतरनाक गुंडे ही थे। यकीनन इन्हें भारी मुआवजे देकर अपने साथ मिलाया गया था। भिक्षु भी सिर्फ अपने मुड़े हुए सरों की वजह से ही पहचाने जाते थे, वरना इनका लिबास और हुलिया भी आम इंडियन और पाकिस्तानियों जैसा ही था। वो बार बार जान से मारने की धमकी देते थे और खून की नदियां बहाने की बातें करते थे। इनके पास अच्छी असले के अलावा दंदानों वाले तेज धार छुरे थे। आंखों से हर वक्त चिंगारियां सी छूटती थीं। पाकिस्तान और इंडिया में आम मकामी लोग इनके लिए कीड़े मकोड़ों की तरह हकीर थे। वो किसी को भी च्यूंटी की तरह मसल देते थे। इब्रार के मुताबिक पाकिस्तानी और इंडियन इलाके में कमोबेश 15 अफराद उन्होंने मामूली वजूहात पर कत्ल किए। इब्रार सदीकी से बातचीत के बाद मैं और इमरान दूसरे कमरे में सर छोड़ कर बैठे थे। इब्रार की बातों में रत्नागिरी का जिक्र आया था। इससे पहले हमें यह मालूम हुआ था कि डॉक्टर महनाज को भी कहीं रत्नागिरी के आसपास ही ले जाया गया है, लेकिन हमें यह खबर नहीं थी कि रत्नागिरी का वो कौन सा माबद होगा जहां डॉक्टर महनाज पाई जाएगी। अब एक नाम हमारे सामने आ गया था और वो था दवारी पकौड़ा। इस बात की उम्मीद की जा सकती थी कि डॉक्टर महनाज भी इसी पकौड़ा में ले जाई गई हो। इमरान ने कहा, देखा रास्तों से कैसे रास्ते निकलते हैं। हमने स्वीटी की मदद करने की कोशिश की और कुदरत ने हमारी मदद कर दी। हम रत्नागिरी जाकर ज्यादा खज्जल खवार होने से बच गए। अब हमारे पास दवारी पकौड़ा का नाम है और मुझे उम्मीद है कि यह नाम हमें बड़ा फायदा पहुंचाएगा। तुम एकदम जीनियस हो, बल्कि जीनियस भी तुम्हारे लिए छोटा लफ्ज है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मजाक कर रहे हो, लेकिन यार तुम्हें तुम्हारे बारूदा जैकी की कसम। सच बताओ, जब मैं पेंट कोट पहनता हूं और इस तरह एकदम घूम कर देखता हूं तो सीन कौंदरी नहीं लगता, जेम्स बॉन्ड वाला। हाँ बिल्कुल, बकवास तो अच्छी है, अब इसे बंद करो। यार तुम इसे बकवास कह रहे हो, मुझे फिक्र पड़ी हुई है। यह मुंबई है, यहाँ बड़ी बड़ी शिकारी आंखों वाले डायरेक्टर और फिल्म साज हैं। खटाक से बंदे को कास्ट कर लेते हैं फिल्म में। अगर किसी ने मुझे काजल या प्रीति जिंटा वगैरह के साथ कास्ट कर लिया तो वो बेचारी शाहीन तो बेमौत मारी जाएगी। नहीं मारे जाएगी, वहां वो 2 बेवकूफ खवातीन रीमा और नरगिस भी तो तुम्हारे पीछे पड़ी हुई हैं। यार इनकी और बात है, ये बॉलीवुड है, यहाँ की हेरोइनें बड़ी तेज तरार होती हैं, अक्सर अपने साथी हीरो की इज्जत लूट लेती हैं। मुझे तो बड़ी शर्म आएगी यार, मेरा तो कोई तजर्बा ही नहीं है ऐसी बेइज्जती का। और इससे भी बड़ी बात यह कि क्या मुंह दिखाऊंगा शाहीन को। मेरे किरदार को दाग लग गया तो कौन कबूल करेगा मुझे। सारी उम्र माँ बाप की दहलीज पर पड़ा रहूंगा। दूरअंदेशी यही है कि अभी खुदकुशी कर लो, मैंने बना कर कहा। वैसे एक हल और भी है, मैं कोट पैंट ही नहीं पहनता। बहुत बड़ा एहसान होगा ये फिल्मी दुनिया पर और बरसगीर की हेरोइनों पर। इसी दौरान में जिलानी अंदर दाखिल हो गया। वो इमरान के बुलावे पर ही आया था। इमरान फौरन संजीदा हो गया, या शायख मुझे एक जगह के बारे में अर्जेंट रिपोर्ट चाहिए, बस 10-15 घंटे के अंदर अंदर। बताइए जी। दवारी पकौड़ा या दवारी बुद्ध मंदिर, इमरान ने कहा। यह किस इलाके में है? रत्नागिरी और इसके आसपास कहीं। ठीक है इमरान भाई, तफसील मुकम्मल होनी चाहिए प्यारे। जगह का जोग्राफिया,
तारीख और इंसाफ वगैरह। नसीर अहमद को अपने साथ ले लो और अभी काम शुरू कर दो। रात बखैरियत गुजरी। अगले रोज 12 बजे के करीब जिलानी ने तफसीली रिपोर्ट हमें दे दी। इस वक्त जगत सिंह भी हमारे पास ही बैठा था। रत्नागिरी से आगे बिल्कुल सुनसान इलाके में दवारी नाम का एक पुराना पकौड़ा वाक़ था। यह बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन बड़ा मजबूत समझा जाता था। इसकी दीवारें पथरीली थी और एक साइड घाट की तरफ थी। यह दरअसल समंदर ही का पानी था जो झील की सूरत में काफी आगे तक आया हुआ था। दवारी पकौड़ा की खास बात यह थी कि यह बुद्धुओं के एक तुन मिजाज फिरके से ताल्लुक रखता था। आमतौर पर बुद्ध मत को मानने वालों को अमन पसंद और रकीकुल कल्ब समझा जाता है, लेकिन यह फिरका खासा मुख्तलिफ था। इन लोगों का यकीन था कि हद से बड़ी हुई नरमी और मुनकसिरुल मिजाजी इनको धीरे धीरे खत्म कर देगी और दूसरे मजाहिब इन पर गालिब आ जाएंगे। जैसे बंगाल और बिहार में पाल सल्तनत के खात्मे से बुद्ध बर्बाद हो गए थे। ये लोग तशद्दुद और खून रेजी से परहेज नहीं करते थे, बल्कि इनमें से कई तो ऐसे थे जो अपने मिजाज के एतबार से जनूनी कातिल कहलाए जा सकते थे। कुछ लोग कहते थे कि इस फिरके का बानी कोई हिंदू था। यही वजह थी कि इन लोगों की कुछ रसूम में हिंदुआना झलक भी पाई जाती थी। इस फिरके को खातिर ख्वाह मकबूलियत हासिल नहीं हो सकी थी और यह महदूद होकर रह गया था, लेकिन जितना महदूद हुआ था इतना ही कट्टर और जनूनी हो गया था। दवारी बुद्ध मंदिर इन लोगों का ही ठिकाना था। यह पुरस्रार जगह थी। आम लोग इस तरफ जाते हुए खौफ खाते थे। इमरान ने कहा अगर वहां घुसना हो तो क्या करना होगा। यह बड़ा मुश्किल काम है। जिलानी ने लंबी सांस ली। ये लोग बड़ा सख्त पैरा रखते हैं और यह पैरा एक जगह नहीं, कम से कम 3 जगह है। अंदरूनी इमारत के गिर्द पत्थरों की एक ऊंची फसील है। यहाँ सिर्फ एक फाटक है और वो भी सख्त निगरानी में होता है। इसके अलावा यार तुम हमारी तरफ हो या उनकी तरफ है? इमरान ने जिलानी की बात काटी। कोई ऐसी बात बताओ जिससे हमें आगे बढ़ने की राह मिले। अब वही बताने जा रहा हूं। जिलानी मुस्कुराया। आपकी तवक्का से ज्यादा भाग दौड़ की है हमने। उसने जरा तवक्कुफ किया और बात जारी रखते हुए बोला, यहाँ एक बंदा है जिसे मुंबई का चोर भी कहा जाता है। इसका नाम मोहन बिजली है। लड़कपन में यह हाके का जबरदस्त खिलाड़ी था, फिर चोर और डकैत बन गया। अब जेल में लंबी कैद भुगत रहा है। हाँ, इस बंदे का नाम तो मैंने भी सुना हुआ है। जगत सिंह बोला। इसके बारे में हमें खास बात का पता चला है। जिलानी ने कहा कि शख्स 6-7 साल पहले इसी बुद्ध मंदिर में एक जबरदस्त वारदात कर चुका है। यह पानी वाली तरफ से बुद्ध मंदिर की एक सुरंग में दाखिल हो गया था। यह सुरंग पुराने वक्तों में पानी के निकास के लिए इस्तेमाल होती थी, लेकिन फिर पानी चढ़ जाने की वजह से बंद हो गई। मोहन बिजली ने यही रास्ता इस्तेमाल किया और मंदिर के बिल्कुल अंदरूनी हिस्से में पहुंच गया। वहां से इसने तकरीबन 20 किलो सोना चुराया जो मूर्तियों और मुकद्दस बॉक्सेस की शक्ल में था। बाद में वो पकड़ा भी गया और उससे थोड़ी बहुत चीजें वापस भी हासिल कर लेंगी। फिर वो भाग भी गया। बहरहाल ये कलैदा कहानी है। कहने का मकसद ये है कि ये मोहन नामी बंदा बुद्ध मंदिर में घुसने का खुफिया रास्ता जानता है। तो क्या ये रास्ता अब तक वैसे ही खुला पड़ा है? मैंने पूछा। नहीं, वारदात के बाद वहां लोहे की जालियां लगा दी गई थी, लेकिन वो जालियां बरसों से पानी में डूबी हुई हैं। यकीनन खस्ता हो चुकी होंगी। इन दोनों जालियों को काटना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। मुश्किल सिर्फ यह है कि समुद्री पानी के नीचे इस खुफिया रास्ते की लोकेशन मालूम हो, और यह काम सिर्फ और सिर्फ मोहन कर सकता है, और वो जेल में है। इमरान ने कहा कोई ताकतवर बंदा हो तो उसे पैरोल पर या किसी और तरीके से आर्जी रिहाई भी दिला सकता है, मसलन जावा। जिलानी ने मानी खेज अंदाज में कहा। इमरान ने चौंक कर जिलानी को देखा, फिर तुफीमी अंदाज में सर हिलाया। जावा ने इस मिशन के दौरान में हर तरह के ताउन का वादा किया था। उसने हमें 2-3 फोन नंबर्स भी दे रखे थे जिनके जरिए हम जावा और उसके करीबी साथियों से राब्ता कर सकते थे। खतरा बस यही था कि कहीं फोन करने से हमारी लोकेशन का पता न चल जाए। इस मसले का हल यह निकला कि इमरान और जिलानी हाई रूफ में सवार होकर निकले और उन्होंने 2.5-3 किलोमीटर दूर जाकर जावा से राब्ता किया। जावा के साथ इमरान की तफसीली बातचीत हुई। इमरान ने जावा को अपनी डिमांड बताई। जावा ने किसी खास तरद्दुद के बगैर हामी भर ली। हाँ, ये कहा कि इस काम में 3-4 रोज लग सकते हैं। हमें कोई ज्यादा जल्दी नहीं थी। हम इस दौरान में तैयारी कर सकते थे और मजीद मालूमात भी जमा हो सकती थी। जगत सिंह बिल्कुल आग बगोला था। उसके सीने में इंतकाम के अंगारे दहक रहे थे। वो मरना या मार देना चाहता था। वो जानता था कि जावा बहुत बड़ा डान है, मगर उसके अंदर वही दीवानगी थी जो शीशे को पत्थर से टकराती है और चींटी को हाथी से लड़ा देती है। उसे पता था कि उसकी महबूबा आशा कौर को किस तरह मारा गया और उसके लाडले भाई के जवान जिस्म से जिंदगी किस तरह छीनी गई। जगत सिंह पंजाब का नडर मंचला था। दुश्मन को सामने देखकर उसके बाजू में बिजलियां गूंज जाती थी। अब ये बिजलियां किसी को भस्म करने के लिए बेताब थी। हमारे मना करने के बावजूद वो अंधाधुंध शराब पीता था और अपनी कृपान की धार पर उंगली फेरता रहता था। जावा के लोगों ने चंद रोज पहले उसे लंगड़ीपुरा गांव के नवाह से पकड़ा था। उसे फरीदकोट लाए, वहां बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया, उसके मुंह पर गोबर बांधकर उसे उल्टा लटकाए रखा। फिर मुंबई ले आए।
जावा के दस्तरास्त प्रेम चोपड़ा ने उसे तिवारी लाल के हवाले किया, जिसने उसे गोल्डन बिल्डिंग के बंदी खाने में पहुंचा दिया। यहां उसकी अकड़ तोड़ने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। तिल मिलाकर ये लोग उसे मर्दाना सिफात से महरूम करने का सोच रहे थे। जब हम वहां पहुंचे और उसे रिहाई दिलाई, जावा ने 3-4 दिन का वक्त मांगा था, लेकिन गैर मुतवक्का तौर पर दूसरे ही रोज रात 11 बजे के करीब मतलूबा शख्स हमारे पास पहुंच गया। उसे लाने के लिए मैं, इमरान और चिलानी का दोस्त नसीर अहमद साहिल पर गए और एक नाइट क्लब के सामने प्रेम चोपड़ा ने इस बंदे को हमारे हवाले किया। उसकी उम्र 30-32 साल रही होगी। शक्ल ही से परले दर्जे का खरांट और मौका प्रस लगता था। उसे नहला धुला कर लाया गया था, फिर भी उसके जिस्म से बू उठ रही थी। प्रेम चोपड़ा ने उसे हमारी गाड़ी में धकेला और बोला, अब ये तुम लोगों की जिम्मेदारी है। बिल्कुल बेफिक्र हो, इमरान ने कहा। हम हाई रूफ गाड़ी में वापस रवाना हुए। गाड़ी की नंबर प्लेट जाली थी। हम अपने अकब से भी पूरी तरह बाखबर थे। बहरहाल खैरियत गुजरी, हमारा ताक्कुब नहीं किया गया। लेकिन नए आने वाले शख्स की तरफ से खैरियत नहीं गुजरी। वो वाकई बला का फुर्तीला और आयार था। एक सुनसान सड़क पर मोड़ काटते हुए गाड़ी जरा आहिस्ता हुई तो उसने अचानक काम दिखाया। हाई रूफ के दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर उसने उसे तेजी से स्लाइड किया और उसे पूरा खोल दिया। इमरान को भी एक लम्हे की ताखीर भी होती तो वो किसी छलावे की तरह बाहर छलांग लगा चुका होता। इमरान के हाथ में उसकी डब्बीदार शर्ट का कॉलर ही आया। इमरान ने झटके से उसे पीछे की तरफ खींचा। उसने इमरान के सीने पर टक्कर रसीद की और मछली की तरह तड़प कर इमरान की गिरफ्त से निकला। मैं सबसे पिछली नशिस्त पर था। मैंने उसे बाहर छलांग लगाते देखा। इमरान ने भी उसके पीछे ही जस्त लगाई। इस दफा इमरान ने उसकी कमर पर हाथ डाला। दोनों ऊपर नीचे सड़क के किनारे कच्ची जमीन पर गिरे। वो एक बार फिर उठकर भागना चाह रहा था। चंद सेकंड तक दोनों में जबरदस्त कशमकश हुई। फिर इमरान ने अपना पिस्तौल निकालकर उसके सर पर रख दिया। इमरान के तेवर देखकर उसने हाथ पैर ढीले छोड़ दिए। इस दौरान में मैं और नसीर अहमद भी गाड़ी से बाहर निकल आए थे। इमरान उसे घसीटता वो वापस गाड़ी में ले आया। इक्का दुक्का मोटरसाइकिल सवार इस मंजर को खौफजदा नजरों से देखते हुए गुजरे। गालिबन यही समझा गया होगा कि कोई वारदात हो रही है। किसी ने रुकने या अपनी रफ्तार धीमी करने की कोशिश नहीं की। 2 मिनट बाद हम फिर अपने उससे मेहमान मोहन बिजली के साथ अपने ठिकाने की तरफ जा रहे थे। अभी तक तो वाकई बिजली साबित हुआ था। उसके शरीर बदन में काबिले जिक्र तेजी थी, मगर इसका वास्ता भी किसी कम फुर्तीले शख्स से नहीं पड़ा था। इमरान उसे गिरिबान से दबोचे दबोचे एक जोरदार झापड़ उसके सर पर लगाया। मां के शिकम में कैसे टिका रहा तू? उसने खूनी नजरों से इमरान को देखा और बोला, ये तू नहीं, तेरा ये कुत्ता पिस्तौल बोलत है। अगर माता का दूध पिए है ना तो इसके बगैर बात करे है। इमरान ने एक और झापड़ लगाया। इसके बगैर भी बात कर लेवेंगे, लेकिन पहले किसी ठिकाने पर तो पहुंचने दे। उसने अपने मुंह में जमा होने वाला खून गुस्सीले अंदाज में गाड़ी के फर्श पर थूक दिया। करीबन आध घंटे बाद हम नसीर अहमद के घर पर थे। मोहन बदस्तूर गुस्सीले मूड में था। इमरान का एक घूंसा उसके मुंह पर पड़ा था, जिसकी वजह से उसका होंठ फट गया था। चाय वगैरह पीने के बाद इमरान ने मोहन से मुखातिब होते हुए कहा, हाँ आप बताओ क्या इरादे हैं? वो खामोश रहा, बस घूरने पर इक्तफा किया। मैंने कहा, लगता है इसे अपनी तेजी फुर्ती पर मान है। हाकी शाकी और बॉक्सिंग भी खेलता रहा है ना? सुना कई बार पुलिस की हिरासत से भी भाग गए। मुझे भी यही लगता है, इमरान ने कहा। फिर कमीज के नीचे से अपना पिस्तौल निकाल कर दराज में रख दिया। मोहन से मुखातिब होकर कहने लगा, लो भैया, पिस्तौल नहीं है हमारे पास। अब अपनी कोई हसरत निकालनी है तो निकाल ले वे है। मोहन की आंखों में चमक नमूदार हुई। क्या मतलब है? उसने पूछा। चल उठ, तुझे मतलब बताता हूं, इमरान ने कहा और उसे बाजू से पकड़कर उठा दिया। कुछ देर बाद हम घर की अकबी लान में थे। एक गेट इस तरफ भी मौजूद था। ये गरासी लान कोई 50 फुट चौड़ा और 60-70 फुट लंबा होगा। एक ट्यूबलाइट यहां मध्यम रोशनी बखेर रही थी। इमरान ने गेट का खटका हटा दिया और मोहन से बोला, लो भैया, अब भाग सकत हो तो भाग ले वे। मोहन कुमार इमरान का इशारा समझ गया। इमरान उसे बजौरे बाजू भाग जाने की दावत दे रहा था। हम यानी मैं, जगत सिंह, जिलानी और नसीर अहमद वगैरह तमाशाई की हैसियत से यहां मौजूद थे। अपनी जुबान पर कायम रहोगे या फिर पिस्तौल निकाल लोगे? मोहन ने पूछा। नहीं, पिस्तौल नहीं निकालूंगा, बल्कि ये वचन भी देवत हूं, गेट से आगे निकल जाओगे तो तेरा पीछा भी नहीं करूंगा, बल्कि हम में से कोई भी नहीं करेगा। मोहन की स्याह आंखों की सुर्खी कुछ और बढ़ गई। उसका सांवला चेहरा तमतमा सा गया। उसने टटोलने वाली नजरों से हमारे चेहरे देखे, जैसे जानना चाह रहा हो कि हम किसी तरह का मजाक तो नहीं कर रहे। वह बहुत तेज तरार था और आयार भी, लेकिन मैं जानता था कि इमरान उसे संभाल लेगा। बिल्कुल अचानक ही मुंबई के इस चोर ने दौड़ लगा दी। इसका रुख सीधा गेट की तरफ था। इमरान पहले से तैयार था, वो इसके रास्ते में आया। मुंबई के चोर यानी मोहन ने बड़ी तेजी से उसे चकमा दिया। वो झुकाई देकर बाईं तरफ से निकला। इमरान ने जस्ट लगाकर उसकी कमर पकड़ ली। यूं लगता था कि वो इंसान न हो, कोई चिकनी मछली हो।
जिस तरह मगरमच्छ तेजी से पानी के अंदर पलटनियां खाता है, मोहन ने भी खाई और निकल गया, मगर उसका टखना फिर भी इमरान के हाथ में रहा। टखना छुड़ाने के लिए मोहन ने दूसरी टांग से इमरान के चेहरे पर जरब लगाना चाहिए। इमरान की जगह कोई और होता तो शायद इस बर्क रफ्तार वार से खुद को ना बचा सकता। इमरान ने झुककर खुद को बचाया और मोहन की दूसरी टांग भी थाम ली। तब इमरान ने घुमाकर उसे दूर फेंका और फिर जस लगाकर उस पर चढ़ गया। मोहन ने इमरान समेत खुद को गेट की तरफ घसीटना शुरू कर दिया। यूं लगता था कि वो किसी भी वक्त इमरान की गिरफ्त से निकल जाएगा। उसके जिस्म में बेपनाह लचक थी। यूं महसूस होता था कि वो खुद को छुड़ाने और भाग जाने की खसूसी सलाहियत रखता है, मगर वास्ता इमरान से था। उसने मोहन को फर्शी लाक लगाया और बेबस कर दिया। उसने इमरान को घोंसा जड़ा तो इमरान ने जवाबी तौर पर 3 घोंसे जड़े और उसकी गर्दन पकड़कर उसका सर जमीन से लगा दिया। तो अब बिल्कुल शिकंजे में था। चंद सेकंड बाद उसने हार मान ली।